लोगों ने जो हमारा पूरा लेक्चर था रेशो का, वो हम लोग खत्म कर चुके थे। राइट, आज की क्लास से हम लोगों ने पास पेपर स्टार्ट करने थे। तो कुछ पास पेपर्स मैं आपको आज की क्लास में करवाता हूँ और देखते हैं इन सवालों के अंदर क्या क्या गिवन है। सबसे पहले आज हम जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं, दिस इज ये आपकी बुक के अंदर क्वेश्चन नंबर 61 होगा। ठीक है, एंड ईयर अगर आप उसका चाहिए तो नवंबर 2016 होगा। ठीक है, हम कुछ कोर कॉन्सेप्ट्स हैं जिसको हम आज की क्लासेस में क्लियर करेंगे। अच्छा, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि यार आप लोग ना सबसे पहले तो सवाल पढ़े, बोलता है Z इज अ ट्रेडर। ठीक है, बाइंग एंड सेलिंग गुड्स ऑन क्रेडिट, क्रेडिट के ऊपर ये बाइंग एंड सेलिंग करता है। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल ऑन 31st ऑफ अगस्त 2016। ये आपको अगस्त 2016 की कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है। सबसे पहले वो आपको बोलता है कि यार कुछ कैपिटल था और कैपिटल ये रहा 60,000 का, मींस कि उसने जो कारोबार में जो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करी हुई थी दैट इज 60,000। एक बैंक लोन था जो उसने पे करना था 2020 के अंदर, वो 20,000 का था। 2020 में पे करना है, आज 2016 है, इसका मतलब ये एक लॉन्ग टर्म लोन बन गया। ठीक है। अच्छा, आपको ये बात पता है कि जब हम कैपिटल में लॉन्ग टर्म लोन ऐड कर देते हैं, अगर हम ये दोनों बातें आपस में ऐड कर दें तो इन दोनों को ऐड करने के बाद हमारे पास आ जाता है कैपिटल एम्प्लॉयड। याद है ना, जब हम लोग रोज कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो रोज के लिए हमें कैपिटल एम्प्लॉयड की जरूरत पड़ती है, तो यहाँ पे हमें कैपिटल एम्प्लॉयड नजर आ रहा है। अच्छा, सिर्फ यही तरीका नहीं है, एक तरीका तो यह है कि आप कैपिटल के अंदर टू कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड आप ये कर लो कि कैपिटल के अंदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी को ऐड कर लो तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाता था। या फिर कैपिटल एम्प्लॉयड को निकालने का एक और भी तरीका होता है, और वो तरीका ये होता है कि सारे एसेट्स उठाओ, यानी टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स का मतलब करंट और नॉन करंट दोनों, और उसमें से खाली माइनस कर दो करंट लायबिलिटीज, तो ऐसे भी कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाता था। ठीक है, तो ये बातें थोड़ी सी याद रखिएगा। सही है। अच्छा जी, आगे सवाल में बढ़ते हैं। तो आगे वो बोलता है आपको कि इन्वेंट्री थी। अब आपके पास जो इन्वेंट्री है वो 1 सितंबर 2015 की 29,000 की है एंड 31 अगस्त की 31,000 की है। इसका मतलब ये हो गया कि एक आपके पास ओपनिंग इन्वेंट्री है, ठीक है, और एक आपके पास क्लोजिंग इन्वेंट्री है। ठीक है, आसान सी बात है। फिर आगे वो बोलता है यार कुछ परचेजेस भी करी हैं आपने, और परचेज जो आपने करी है वो 1,70,000 की करी है, डन हो गया। अच्छा, वो आपको बोलता है परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट टू रेवेन्यू। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन दिया हुआ है कितने का, 25% का। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन की कौन सी परसेंटेज होती थी, जो आप सेल्स पे अप्लाई करते थे, और वो परसेंटेज आपको क्या बता देती थी कि आपकी सेल्स के ऊपर आप कितना ग्रॉस प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। यानी कि ये जो सेल्स होती है ना, सेल्स सेल्स के ऊपर जब मैं मार्जिन की परसेंटेज अप्लाई करता हूं, जब मैं मार्जिन की परसेंटेज अप्लाई करता हूं, जैसे कि सेल्स पे मैं 25% अगर लगाऊंगा तो मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। हाँ। अच्छा, याद रखिएगा कि अगर मुझे इटसेल्फ मार्जिन की परसेंटेज ही कैलकुलेट करनी होगी तो मार्जिन को कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या करूंगा, मार्जिन को कैलकुलेट करने के लिए मैं यूज करूंगा फॉर्मूला ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। तो ये फॉर्मूला जब मैं लगाऊंगा तो मुझे जो परसेंटेज पता लगेगी वो किसकी परसेंटेज पता लगेगी, मार्जिन की। इसका मतलब क्या होगा, लेट सपोज ये आंसर आ जाता है 25%। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि मैं अपनी सेल्स के ऊपर कितना परसेंट ग्रॉस प्रॉफिट रखता हूं, तो वो कितना परसेंट है, 25%। क्लियर होती है ये वाली बात सबको। हाँ, उसके बाद फिर आगे देखते हैं। तो अगली चीज दी हुई है परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट फॉर द ईयर टू रेवेन्यू, यानी कि प्रॉफिट मार्जिन दिया हुआ है कितने का, 5% का। नाउ व्हाट इज प्रॉफिट मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन का मतलब ये होता है कि तुम अपनी सेल्स के ऊपर कितना परसेंट नेट प्रॉफिट कमाते हो। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन का मतलब तुम अपनी सेल्स पे कितना परसेंट ग्रॉस प्रॉफिट कमाते हो, और नेट प्रॉफिट मार्जिन का मतलब तुम अपनी सेल्स पे कितना परसेंट नेट प्रॉफिट कमाते हो। अब लेट सपोज मैं बोलता हूं कि अगर मेरे पास कोई सेल्स गिवन हो सवाल के अंदर और उसके ऊपर मैं नेट प्रॉफिट मार्जिन लगा दूं, एनपी मार्जिन लगा दूं। एनपी मार्जिन भी एक परसेंटेज होती है, और इससे मुझे क्या पता लगेगा, इससे मुझे पता लगेगा नेट प्रॉफिट। सो ये डिफरेंस होता है। नेट प्रॉफिट मार्जिन जब आप अप्लाई करते हो सेल्स पे तो आपको नेट प्रॉफिट पता लगता है, और जब ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन आप अप्लाई करते हो सेल्स के ऊपर तो फिर आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट पता लग जाए। डन। अच्छा, अब ये नेट प्रॉफिट मार्जिन अगर मुझे कभी कैलकुलेट करना हो तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, तो एनपी मार्जिन को कैलकुलेट करने का तरीका बड़ा सिंपल सा है। उसका तरीका ये होता है कि उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स इनटू
100, ये इसका एक फॉर्मूला होता है। इसका मतलब क्या होता है कि मैं अपनी सेल्स के ऊपर कितना परसेंट ग्रॉस प्रॉफिट रखता हूं। लेट सपोज अगर मेरे पास आंसर आता 5%, तो इसका मतलब मेरी सेल्स का जो 5% होता है वो ग्रॉस प्रॉफिट होता है। मेरी सेल्स का 5% जो होता है वो क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट होता है। क्लियर होती है बात? अच्छा, अब जरा सुनिएगा। मैं ना आप लोगों से एक एक बात करूंगा। अभी हम आगे क्वेश्चन नहीं पढ़ते। मैं अगर आपसे बोलता हूं कि यार मैं ये हर क्लास के अंदर ये बच्चों से करवाता हूं, मैं आपसे बोलता हूं कि यार लेट्स मेक इनकम स्टेटमेंट। आप क्या करें, आप कुछ भी नहीं करें, आप एक इनकम स्टेटमेंट तो बना के दिखाएं। जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, एज मच एज डिटेल्स आर गिवन इन द क्वेश्चन, प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट। क्या बनाएं? इनकम स्टेटमेंट। अच्छा, इनकम स्टेटमेंट यानी कि सेल से लेके आप लोगों ने नेट प्रॉफिट तक कैलकुलेट करना है, राइट? अच्छा, अब हम क्या करते हैं, हम आपका पहले तो आपका वो खोल लेते हैं, आपकी बुक किधर है, आपके वाले ग्रुप की। ओके, हियर इज इट। इसको याद बंद करके दोबारा। अच्छा जी, अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि यार प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट, राइट, आपने क्या बनानी है? इनकम स्टेटमेंट। अब ये मेरे साथ साथ बना रहा। अब अगर हम सवाल के अंदर देखें तो इनकम स्टेटमेंट में हमें सबसे पहले किस चीज की जरूरत पड़ती है? इनकम स्टेटमेंट अगर मैं बना रहा होता हूँ, तो इनकम स्टेटमेंट बनाते हुए मुझे किस चीज की जरूरत पड़ती है? मुझे कुछ नॉर्मल सी चीजों की जरूरत पड़ती है, जैसे कि सबसे पहले तो मुझे चाहिए होगी सेल्स, राइट? तो अब मैं सेल्स ढूंढता हूँ सवाल के अंदर। सेल्स डायरेक्टली मुझे नजर नहीं आ रही थी, लेकिन मैं देखता हूँ क्या सेल्स कहीं पे गिवन है। तो अगर मैं नोटिस करूँ तो यहाँ पे मुझे सवाल के अंदर सेल्स कहीं नजर नहीं आ रही। हाँ, सेल्स नहीं है। कैपिटल है, बैंक है, ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री है, परचेजेस है, और मार्जिन और नेट प्रॉफिट मार्जिन और ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है, सेल्स नहीं। अच्छा, मैं थोड़ी देर के लिए बोलूंगा चलो यार सेल्स नहीं है, लेट्स अज्यूम के सेल्स हमें फाइंड करनी है, आगे बढ़ते हैं। मैं यहाँ पे एक हेडिंग लिखूंगा जो कि इनकम स्टेटमेंट में हम बनाए करते थे, हम लिखते थे लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स। अभी जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है ये कैसे कैलकुलेट होती है? सबसे पहले आप लिखोगे ओपनिंग इन्वेंट्री। अभी जो ओपनिंग इन्वेंट्री है ना, ये तो सवाल के अंदर गिवन है, तुम लोग देखो गौर से। 29,000 की नजर आ रही है? हाँ जी नजर आ रही है सर, तो लिख दो 29,000 जो है वो लिख दो। फिर उसके बाद आप लिखो परचेजेस। अब आपके पास जो परचेजेस हैं वो कितने की हैं? अगर आप सवाल के अंदर देखें तो परचेजेस आर 31,000, सॉरी, परचेज आर 170,000, 31 तो क्लोजिंग इन्वेंट्री है, ठीक है? तो यहाँ पे 170,000 की परचेजेस लिख ली आप, और इसमें से आप क्या कर दो, लेस कर दो क्लोजिंग इन्वेंट्री। लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री जो क्या है 37,000 की। जल्दी से मुझे पहले ये बताओ मेरी कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी आएगी, जरा कैलकुलेट कर लो। कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालने का क्या तरीका होगा? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालो और मुझे बताओ कितनी आ रही है। 162,000 आ रही है। अच्छा जी, 162,000 की मेरे पास क्या आ गई, कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई। नाउ आई नो दैट कि यार मैं सेल्स में से जब कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस करूंगा तो मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। बट राइट नाउ आई कैन नॉट कैलकुलेट द ग्रॉस प्रॉफिट, राइट? ग्रॉस प्रॉफिट तो मैं अभी कैलकुलेट नहीं कर सकता। फिर मैंने बोला यार और क्या होता है, फिर मैंने बोला कि यार फिर तो हम एक्सपेंसेस लेस करते हैं, और एक्सपेंसेस भी सवाल के अंदर नहीं गिवन, तो इसका मतलब मैं नेट प्रॉफिट भी नहीं निकाल सकता। ठीक हो गया? तो मैं नेट प्रॉफिट भी नहीं निकाल सकता। अब बहुत सारी चीजें मेरे पास यहाँ पे मिसिंग आ रही है ना। अब मैं क्या सोचूंगा, मैं बोलूंगा यार अब मैं ये देखता हूँ मेरे पास सवाल के अंदर और क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, ठीक है? मेरे पास इस वक्त बैंक कैपिटल गिवन है, इसका कोई ताल्लुक नहीं है इनकम स्टेटमेंट से, तो ये अभी फिलहाल मेरे लिए इररेलेवेंट है। मैंने ये देखा कि मेरे पास सवाल के अंदर मार्जिन गिवन है। मार्जिन कितने का गिवन है? 25% का मार्जिन गिवन है। डू यू गाइज नो कि जो मार्जिन होता है, जो मार्जिन होता था, याद रखिएगा, जो मार्जिन होता था, या जीपी मार्जिन कह लो इसको, ये हमेशा हम किस पे अप्लाई करते थे? हमेशा सेल्स पे अप्लाई करते थे। तो जीपी मार्जिन इज ऑलवेज अप्लाइड ऑन सेल्स, जिससे हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता था। बट राइट नाउ वी डोंट हैव सेल्स ओवर हेयर। मैंने ये देखा कि यार लेकिन मेरे पास यहाँ पे कॉस्ट ऑफ सेल्स गिवन,
एंड आई नो दैट कि कॉस्ट ऑफ सेल्स पे अगर मैं मार्कअप अप्लाई करूंगा तो भी ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। मुझे ये बात पता थी कि जो मेरा जीपी मार्कअप होता है, ग्रॉस प्रॉफिट मार्कअप होता है, वो हमेशा अप्लाई होता है, ऑलवेज अप्लाइड ऑन कॉस्ट ऑफ सेल्स टू गेट ग्रॉस प्रॉफिट। बट द प्रॉब्लम इज दैट कि मेरे पास सवाल के अंदर कॉस्ट ऑफ सेल्स तो है और मेरे पास सवाल के अंदर मार्जिन है, बट आई नीड टू कन्वर्ट दिस मार्जिन इनटू मार्कअप फर्स्ट। मैं क्या कर लूं, इस मार्जिन को मार्कअप में कन्वर्ट कर लेता हूं। क्लियर हो गई बात? अब अगर तुम देखो क्लोजिंग इन्वेंटरी इज 31,000। एक सेकंड बेटा, मैंने देखते हुए, ओके 31,000 की थी यार, इसको क्लोजिंग इन्वेंटरी सही कर लो, कोई मसला नहीं है। 31,000 थी और कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगी 68,000। ठीक है, बुक्स खोल के रखा करो, अक्सर मुझे देखते हुए पीछे से ना प्रॉब्लम। अच्छा, वापस पढ़ते हैं और अब वापस बात करते हैं कि यार मुझे ये तो पता है, मुझे कॉस्ट ऑफ सेल्स गिवन है, बट मुझे सवाल के अंदर मार्जिन गिवन है, नॉट मार्कअप। नाउ इन ऑर्डर टू कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट, मेरे दिमाग में एक तरीका आ रहा है। मेरे दिमाग में तरीका आ रहा है, अगर मैं किसी तरीके से इस मार्जिन को, जो कि 25% का मुझे सवाल में गिवन है, अगर मैं इसको कन्वर्ट कर जाऊं मार्कअप के अंदर, अगर मैं इसको कन्वर्ट कर जाऊं किसके अंदर, मार्क अप के अंदर, तो मैं ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट कर जाऊंगा। तो मैं क्या कैलकुलेट कर जाऊंगा, ग्रॉस प्रॉफिट। क्या इतना कॉन्सेप्ट आप सब लोगों को समझ आया कि मैं कहां फंसा हुआ हूं और मैं क्या चीज सोच रहा हूं? देख लो पहले सब लोग यहां तक कि मेरे पास मार्जिन है और कॉस्ट ऑफ सेल्स है। अब मार्जिन जो है वो तो हमेशा सेल्स पे लगेगा, तो मार्जिन इटसेल्फ अभी मेरे किसी काम का नहीं है। बट अगर मैं इस मार्जिन को किसी तरीके से मार्कअप में कन्वर्ट कर लूं, तो वो कॉस्ट ऑफ सेल्स पे अप्लाई भी हो सकता है और मुझे ग्रॉस प्रॉफिट भी पता लग सकता है। सब लोग पहले ये देख लो, ये बात सबको समझ आती है? सब लोग देख लें, सब लोग बताएंगे, देख लो सब लोग, ऐसे ही है। अच्छा, अब अगर मैं तुम लोगों से ये बोलूं कि यार लेट सपोज, अभी हम थोड़ी देर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और मैं आपको बोलता हूं कि यार मेरे पास जो मार्जिन है ना, इसका फॉर्मूला क्या होता था? मार्जिन का फॉर्मूला होता था ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स। मुझे सवाल के अंदर मार्जिन कितना गिवन है, 25%। अब क्या मैं इस 25% को ऐसे लिख सकता हूं, 25/100? यस सर, परसेंटेज है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका मतलब न्यूमरेटर के अंदर मेरे पास क्या है सर, ग्रॉस प्रॉफिट होता है। डिनोमिनेटर में क्या है सर, सेल्स होती है। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए मार्कअप, और मार्कअप के फॉर्मूले में क्या होता है सर, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट ऑफ सेल्स। मैं आपसे एक बड़ा सिंपल सा सवाल पूछता हूं, सिंपल सा सवाल, मुझे ये बताओ कि सेल्स बड़ी होती है हमेशा या कॉस्ट ऑफ सेल्स बड़ी होती है? वैल्यू में सेल्स बड़ी होती है या कॉस्ट ऑफ सेल्स बड़ी होती है, बताओ। सेल्स हमेशा बड़ी होनी चाहिए या कॉस्ट ऑफ सेल्स बड़ी होनी चाहिए? कॉस्ट ऑफ सेल मतलब बेचने की कॉस्ट। हाँ, तो नॉर्मली हमारे पास सेल्स बड़ी होनी चाहिए, राइट। तो इसका मतलब मुझे अगर इस सेल्स को कॉस्ट ऑफ सेल्स बनाना है, मैंने अगर इस सेल्स को क्या बनाना है, कॉस्ट ऑफ सेल्स बनाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे न्यूमरेटर के अंदर जो मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट है उसको मुझे सेल्स में से माइनस कर देना होगा, यानी कि इस 100 में से 25 माइनस कर देना होगा, ताकि मुझे ये पता लग जाए कि मेरी कॉस्ट कितनी है। तो ये बन जाएगा 25/75 तो अब आंसर निकालो, तो कितना आंसर आ रहा है, 33.33%। अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने कुछ नहीं करना, आप लोग ये मार्कअप में कन्वर्जन कर पाए, आप लोगों ने मार्जिन में कन्वर्जन कर ली। अब आप यहाँ पे आओगे और आप बोलोगे यार मुझे बताओ मेरी कॉस्ट कितनी है, आप बोलोगे सर 168,000। इस 168,000 के ऊपर आप लगा दो मार्जिन और वो मार्कअप। मार्कअप कैसे लगाओगे, 25/75। तो डायरेक्टली सब लोग कैलकुलेटर पे लिख दो, 168,000 मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइड बाय 75, आंसर आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट का। बताओ कितना आंसर आ रहा है, 56,000 आ रहा है। इसका मतलब मैंने 56,000 का ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया। ठीक हो गया, ये छोटी सी मैंने कन्वर्जन करी और कन्वर्जन करने के बाद मैंने क्या करा, मैंने ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट कर ली। ठीक हो गया, ये कॉन्सेप्चुअली मैंने कन्वर्जन कराई है, वरना मैं आपको ऑलरेडी पुराने लेक्चर्स में ऐड न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर या फिर मार्जिन टू मार्कअप में जाने के लिए सब्ट्रैक्ट न्यूमरेटर फ्रॉम द डिनोमिनेटर में आपको वो लॉजिकली मतलब शॉर्टकट उसका दे चुका हूं, बट कॉन्सेप्चुअली ये ऐसे ही हो रहा था। ठीक है, अच्छा अब बेटा इसके लिए पिछला वाला पूरा लेक्चर देखो, फर्स्ट लेक्चर रेशियो का, क्योंकि उसमें ही कन्वर्जन पूरी सिखाई है मैंने, पूरी डिटेल के अंदर कन्वर्जन उसके अंदर है। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि यार अगर मेरे पास अगर मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया और मेरे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई, तो क्या मैं सेल्स कैलकुलेट कर सकता हूं? भाई मैंने किसी ना किसी एक्स वैल्यू में से ये कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस करी होगी, तो मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट आया होगा।
ठीक है, तो अगर मैं ग्रॉस प्रॉफिट में कॉस्ट ऑफ सेल्स दोबारा ऐड कर लूं तो क्या मैं सेल्स निकाल सकता हूं? बताओ कितनी आ रही है? 2,24,000। यहां तक कोई मसला? अब देख लो कॉल से। सही है, अब देखो यहां तक डन हो गया। अच्छा, अब अगर हम बात करें तो यहां पे मुझे एक्सपेंसेस तो नहीं पता, लेकिन मुझे एक बात पता थी कि मेरे पास जो नेट प्रॉफिट है, उसने बोला था कि तुम्हारी सेल्स का 5% जो है वो नेट प्रॉफिट है। सेल्स का कितना परसेंट नेट प्रॉफिट है? 5%। तो मैं बोलूंगा यार बड़ा सिंपल हो गया ना, मेरे पास सेल्स तो आ गई है 224,000 की, और बोलता है इनका 5% जो है वो क्या है? नेट प्रॉफिट है। तो सेल्स का 5% जरा निकालो कितना होता है, कैलकुलेट करो। 11,200। नाउ आई नो दैट कि यार मेरे पास नेट प्रॉफिट आ गया 11,200 का। नेट प्रॉफिट कितने का आ गया? 11,200 का। ग्रॉस प्रॉफिट आया हुआ है मेरे पास 56,000 का। नाउ आई नो दैट कि ग्रॉस प्रॉफिट में से मैंने कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस माइनस करे होंगे, तभी नेट प्रॉफिट आया होगा। तो अब नेट प्रॉफिट कितना होना चाहिए बताओ? दोनों का डिफरेंस 44,800। बिल्कुल सही बताया। ये सवाल में रिक्वायरमेंट नहीं थी, सवाल में उसने कहीं बोला हुआ नहीं था कि इस इंफॉर्मेशन को देखते हुए आप मुझे इनकम स्टेटमेंट बना के दिखाएं। बट आपको सवाल की अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि यार इस सवाल से मैंने आपको कोई भी एक चीज बोल दी, यार आप मुझे ये बना के दिखा दो, आप सोचना शुरू हो जाओगे यार ये कैसे बन सकता है। राइट, बहुत एक नॉर्मल सी एक कैलकुलेशन थी, और सिर्फ ये एक इतनी सी बात ने आपकी पूरी इनकम स्टेटमेंट बनवा के रख दी आपके साथ। क्लियर हो गई बात? डन है? यहां तक बात समझ आती है सबको? अब अभी देख लो सब लोग, सबको क्लियर है अभी तक? अब देख लो। सही है, डन है ना? यहां तक सब लोग मुझे बता दो अब। सही है, प्राइवेट नहीं करना बेटा मैसेज, एवरीवन पे ही करना सब लोग। सही है, सही है। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये हम लोगों ने अपनी सारी चीजें कैलकुलेट करके यहाँ पे रख ली। अब हम वापस सवाल पे चलते हैं और देखते हैं सवाल के अंदर एग्जामिनर हमसे क्या मांग रहा है। सवाल के अंदर एग्जामिनर हमसे मांग रहा है कि यार कैलकुलेट द फॉलोइंग फॉर द ईयर एंडेड 31st ऑफ अगस्त। ठीक है, और आपको कंपैरिजन के लिए कुछ फिगर्स दी हुई है। अच्छा, ये सवाल ना यहाँ पे कुछ इसमें मिसप्रिंटिंग है, इधर कुछ वैल्यूज लिखी भी नहीं है, तो अभी हम कंपैरिजन कर भी नहीं रहे। अभी तो हमें खाली आंसर्स निकाल के पहले रखने के यार आंसर्स क्या है। सबसे पहले मुझे बताओ कि हम लोगों ने वर्किंग कर ली थी और हम लोगों ने सेल्स कैलकुलेट कर लिया था। ठीक है, तुम्हारे पास सेल्स कितना आया था? 224,000 का आया था। आप लोगों ने अभी कैलकुलेट करके दिया ना मुझे सेल्स, कैलकुलेट करके दिया ना। देखो सेल्स कितना कैलकुलेट करके दिया था 224,000 का। वो आपसे यही पूछ रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर आप देखो तो आपसे वो क्या बोलता है? मार्कअप की परसेंटेज बता दो। तो मार्कअप की परसेंटेज अभी आप लोगों ने मेरे सामने मुझे कैलकुलेट करके बताई थी 33.33%। क्लियर? या फिर आप अगर इसकी यहाँ पे वर्किंग शो करना चाहें तो आप उसको वर्किंग शो कर सकते थे कि भाई 25 डिवाइडेड बाय 75 पहले करोगे, और जो भी आंसर आएगा उसको 100 से मल्टीप्लाई कर लोगे, परसेंटेज आ जाएगी, एंड दैट इज 33.33%। क्लियर? फिर उसके बाद एक्सपेंसेस फॉर द ईयर, आप लोगों ने अभी मुझे खुद एक्सपेंसेस निकाल के बताएं। ये देखो आप लोगों ने कितने एक्सपेंसेस बताए मुझे। आप लोगों ने बोला कि सर एक्सपेंसेस आर 44,800 के। ये देखो, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं 44,800। ठीक है, ये आपके एक्सपेंसेस आ गए। उसके बाद फिर आपको बोलता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल के दे दो। अब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का पहले तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। अब ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट कौन सा प्रॉफिट होता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट उस प्रॉफिट को कहा जाता है जो बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेशन होता है। इंटरेस्ट और टैक्स से पहले वाला प्रॉफिट हमेशा कौन सा प्रॉफिट कहलाता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहलाता है। बट इन दिस सिनेरियो, इन दिस क्वेश्चन, कोई टैक्स तो था नहीं। बैंक लोन पे अगर आप देखो तो बैंक लोन खाली लिखा हुआ है, उसका कोई टैक्स वैक्स नहीं बताया हुआ कि उसका टैक्स कितना, वो इंटरेस्ट कितना था, टैक्स बोल रहा हूँ सॉरी, इंटरेस्ट कितना था वो नहीं बताया हुआ। सही है, अब इसका मतलब हम ये समझेंगे कि जो हमने ये नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करा है, ये जो हमने नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करा है, इसके अंदर इंटरेस्ट तो शामिल है ही नहीं, तो इसको हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कह सकते हैं और नेट प्रॉफिट भी कह सकते हैं, बिकॉज बोथ आर सेम इन दिस सिनेरियो। क्लियर? यहाँ पे मेरे पास ये जो नेट प्रॉफिट है, इसके अंदर से मैंने इंटरेस्ट तो माइनस करा ही नहीं है। सर क्यों नहीं करा? क्योंकि इंटरेस्ट सवाल में गिवन ही नहीं था। तो इंटरेस्ट था ही नहीं, जब लोन पे तुमको इंटरेस्ट देते ही नहीं थे, तो इधर भी कोई इंटरेस्ट शामिल नहीं करा होगा तुमने। राइट, एक कैलकुलेशन के अंदर कोई इंटरेस्ट की कैलकुलेशन नहीं आएगी ना। इसको मैं नेट प्रॉफिट कह लूं या ऑपरेटिंग प्रॉफिट कह लूं, सेम बात है। तो ये 11,200 का मेरे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। ठीक है, लिया हमेशा ऑपरेटिंग प्रॉफिट जाएगा। तो 11, अब जरा देखो, 11,200 का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। इसको डिवाइड कर दोगे कैपिटल एम्प्लॉयड से। नाउ कैपिटल एम्प्लॉयड अगर आप सवाल के अंदर आके देखें तो मैंने आपको क्या बोला था कि कैपिटल प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटी दोनों को ऐड कर लो तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा, एंड दैट विल बी 80,000। करेक्ट?
80,000 का कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा. नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू डिवाइड दिस 80,000 हियर, 80,000 into 100. नाउ कैलकुलेट करो. किसका माइक खुला हुआ है? किसी का माइक खुला हुआ है क्या? था किसका? अच्छा माइक, बेटा माइक्स जो है ना वो बंद रखा करो, वरना वो रिकॉर्डिंग के अंदर भी आ जाता है. सही है, ठीक है. अच्छा आंसर निकालो, आंसर कितना आ रहा है? 14% आ रहा है. ओके, 14%. ठीक है. तो 14% इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, मींस के जो आपने इन्वेस्टमेंट करी हुई है बिजनेस के अंदर, उस इन्वेस्टमेंट के रिटर्न में आपको कितना पैसा मिल रहा है? आपको मिल रहा है तकरीबन 14% का रिटर्न. ठीक है. अब इसको दोबारा देख लो. ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना था? 11,200. कैपिटल एम्प्लॉयड कितना था? 80,000 का, जो कि हमें ऊपर सवाल के अंदर गिवन था. ठीक है. और इसको आपने क्या करना है? आपने इसकी परसेंटेज निकाल लेनी है. तो उसकी परसेंटेज कितनी आ जाएगी? 14%. क्लियर हो गई बात? डन. आगे बढ़े. अच्छा भाई, अब हम क्या करते हैं, हम एक और क्वेश्चन पे चलते हैं ताकि अभी हम पहले अपनी कैलकुलेशंस पक्की कर सकें, राइट? अच्छा अब अगर आप ये वाला सवाल देखो तो ये जो सवाल है हमारा, ये क्वेश्चन नंबर 60 है आपकी बुक्स के अंदर. ठीक है. और इसका जो ईयर है, ये ईयर है जून 2016, राइट? बात करते हैं. देखो, बोलता है एक बिजनेस है, उसका अकाउंटिंग पीरियड एंड होता है 31 दिसंबर को. द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल. अब ये आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है, कुछ इन्फॉर्मेशन 2014 की दे रहा है, कुछ इन्फॉर्मेशन 2015 की दे रहा है. अच्छा जब ये 14 और 15 की देगा ना, जो ज्यादा वाला आगे वाला साल होगा ना वो आज का साल कहलाता है, और जो उससे पहले वाला है वो पिछला साल कहलाएगा. यानी कि आपने ऐसे अज्यूम करना है कि आज हम 2015 में खड़े हैं, राइट? अच्छा जी, सबसे पहले आपको 14 और 15 के रेवेन्यूज दिए हुए, यानी कि सेल्स दी हुई है. 14 में 6 लाख की सेल्स करी थी, 15 में 7,50,000 की सेल्स करी है. एक्सपेंसेस अगर आप देखें तो 2 लाख के और 1,75,000 के एक्सपेंसेस दिए हुए हैं. प्रॉफिट्स अगर आप देखें तो प्रॉफिट्स कितने दिए हुए हैं आपको? 1 लाख के और 50,000 के प्रॉफिट फॉर द ईयर दिए हुए हैं. अगर कैपिटल देखो तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट 250,000 ही रही, दोनों सालों के अंदर कोई एडिशनल इन्वेस्टमेंट नहीं हुई थी. क्लियर हो गई बात? अच्छा उसके बाद फिर आप देखो तो यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोलता है, बैंक लोन आपने लिया हुआ था, और जो आपने बैंक लोन लिया हुआ था 2014 का, वो कितना का था? 2014 में जो आपने पे करना था वो कितना था? 120,000 का था. तो ये 120,000 का लोन आपने पे कर दिया और ये लोन आपके पास नहीं बचा. क्लियर? 2014 में 1,20,000 रुपए का मैंने कभी लोन लिया था, मैंने 2014 के अंदर उसको पे ऑफ कर दिया, तो 2015 में अब वो 1,20,000 वाला लोन मेरे पास नहीं है. लेकिन मैंने एक और लोन ले लिया जो कि मैंने अब पे करना है कब? 2020 में. और ये लोन मैंने कब लिया है? 2015 में. तो राइट नाउ अगर मेरे ऊपर कोई लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है तो वो खाली 80,000 की है. सिर्फ कितने की है? 80,000 की. क्योंकि 120 जो था मेरे पास, ये 120 2014 से 15 में तो शो नहीं हो रहा. इसका मतलब 120 मैंने 2014 में पे ऑफ कर दिया होगा. और ये 80,000 जो था ये 2014 में तो था नहीं, तो ये मैंने कब लिया होगा? 2015 के अंदर आके मैंने ये लोन ऑब्टेन करा होगा. डन. अब अगर मैं आपसे ये बोलता हूँ कि यार आपके पास जो इन्वेंट्री है, अगर आप इन्वेंट्री देखें तो ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों इन्वेंट्रीज आपके पास गिवन है. फिर आप यहाँ पे देखो तो आपको ट्रेड रिसीवल्स का ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों ट्रेड रिसीवल्स गिवन है. फिर आपको ट्रेड पेबल्स दोनों गिवन है. फिर आपको अदर रिसीवल्स दोनों गिवन है. फिर आपको अदर पेबल्स दोनों गिवन है. और उसके बाद अगर आप आगे देखो तो आपको बैंक गिवन है. लेकिन याद रखिएगा, बैंक 2014 में क्रेडिट बैलेंस था, इसका मतलब 2014 में ये बैंक एक ओवरड्राफ्ट बैलेंस था. वेयर एज 2015 के अंदर ये जो बैलेंस है ये क्या हो चुका है? ये डेबिट हो चुका है. यानी कि अब मेरे बैंक अकाउंट के अंदर इतना पैसा रखा हुआ है. अच्छा अगर मैं तुमसे बोलूं कि यार मुझे ये बताओ कि जो तुम्हारी इन्वेंट्री है ये क्या होती है, तुम बोलोगे सर ये करंट एसेट है. अगर मैं बोलूं ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है, तुम बोलोगे करंट एसेट है. मैं बोलूं ट्रेड पेबल क्या होता है, तुम बोलोगे सर करंट लायबिलिटी है. अदर रिसीवेबल्स क्या होता है, तुम बोलोगे सर करंट एसेट है. अगर मैं बोलूं अदर पेबल्स क्या होता है, तुम बोलोगे करंट लायबिलिटी है. मैं बोलूं बैंक तो तुम बोलोगे सर अगर डेबिट है तो करंट एसेट है, और अगर क्रेडिट होता तो करंट लायबिलिटी होता. ऐसा ही होता है ना? यही होता था ना. अब हम देखते हैं एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट क्या है. ठीक है.
एग्जामिनर बोलता है कैलकुलेट द फॉलोइंग रेशियो फॉर 2015। अच्छा, अब आप लोगों ने क्या करना है, 2015 के कैलकुलेट करना है, 14 के आपको सवाल के अंदर गिवन। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों ने कैलकुलेट करना है ग्रॉस प्रॉफिट टू रेवेन्यू, यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करना है। डू यू नो हाउ मार्जिन इज कैलकुलेटेड? यस सर, मार्जिन को कैलकुलेट करने का तरीका होता है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। यही फॉर्मूला होता है ना। अब अगर तुम सवाल के अंदर देखो तो 2015 का अगर तुमने रेशियो कैलकुलेट करना है तो क्या तुम्हारे पास 2015 की सेल्स गिवन है? हाँ सर, सेल्स तो गिवन है। और कितने की सेल्स गिवन है? 750,000 की है। क्या तुम में से कोई बच्चा मुझे ये बता सकता है कि सर ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आ सकता है? आप में से कोई मुझे बता सकता है कि ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आ सकता है? बताओ, ग्रॉस प्रॉफिट कैसे, बताओ ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकाल सकते हो? देखो, क्या तुम्हें यह बात पता है कि ग्रॉस प्रॉफिट में से, ऐसे करके लिख लेते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट में से अगर मैं एक्सपेंसेस को माइनस कर देता हूं तो मेरे पास क्या आ जाता है? नेट प्रॉफिट आ जाता है। ये बात मानते हैं आप लोग? ठीक है, तो अगर मैं नेट प्रॉफिट के अंदर एक्सपेंसेस को ऐड कर दूं तो मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। बिल्कुल सही बता रहे हैं आप लोग। तो इसका मतलब मुझे क्या करना चाहिए? नेट प्रॉफिट के अंदर एक्सपेंसेस को ऐड कर देना चाहिए, तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। नाउ इफ आई आस्क यू टू ग्रॉस प्रॉफिट है कितना, कैलकुलेट करो, तुम बोलोगे सर 1 लाख प्लस 2 लाख 3 लाख रुपए का ग्रॉस प्रॉफिट बन जाएगा, दोनों को ऐड कर लें तो ग्रॉस प्रॉफिट बन जाएगा। राइट, तो 200,000 100,000 दोनों को ऐड कर लोगे, आपके पास क्या आ जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। सो ग्रॉस प्रॉफिट इज 300,000 डिवाइड बाय सेल्स आर 750,000 इनटू 100। ठीक हो गया। तो अब अगर आंसर निकालना है तो आंसर कैसे निकालोगे? जरा निकालो, 3 लाख डिवाइड बाय फला फला फला, कितना आ रहा है? 40% आ रहा है। कि 40% का मतलब क्या है कि हमने जो बिजनेस के अंदर सेल्स करी है उसका 40% हम लोगों ने ग्रॉस प्रॉफिट कमाया है। उसका 40% क्या किया है हम लोगों ने? ग्रॉस प्रॉफिट कमाया। तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा है या कम हुआ है? अगर आप कंपेयर करो इसको बिटवीन द 2 इयर्स तो ये बढ़ा है या कम हुआ है? अगर आप देखो तो सर जाहिर सी बात है, 37.5 से लेके 40 हुआ है, तो इंक्रीज ही हुआ है, ये बात तो नजर आती है। तो अगर मैं तुमसे बोलूं कि यार तुम मुझे 2 से 3 लाइनों के अंदर इस बात को मेंशन करके बताओ कि यार ये कैसे इंक्रीज हुआ होगा, तो तुम सबसे पहले तो बोलोगे सर ये तकरीबन 2.5 से इंक्रीज हुआ है। और इसके रीजंस क्या हो सकते हैं? इसके रीजंस ये हो सकते हैं, नंबर वन रीजन ये हो सकता है इसका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन के इंक्रीज होने का, जीपी मार्जिन के बढ़ने का, कि आपकी जो सेलिंग प्राइस है वो इंक्रीज हो गई हो। और ये एक और रीजन भी हो सकता है कि जो आपकी कॉस्ट प्राइस है वो डिक्रीज हो गई हो। सिर्फ इन दो रीजंस की वजह से ही मार्कअप मार्जिन के अंदर इंक्रीज और डिक्रीज आता है। सिर्फ इन दो रीजंस की वजह से ही मार्कअप मार्जिन के अंदर इंक्रीज और डिक्रीज आ रहा होता है। क्लियर हो गई बात यहां तक? डन। कोई मसला, किसी को कोई टेंशन तो मुझे बताओ, आगे बढ़ेंगे। क्लियर है? सब लोग जल्दी जल्दी लिखा करो, इतना स्लो स्लो लिखते हो। अच्छा, अभी तुम लोगों ने क्या कैलकुलेट करना है? अभी तुम लोगों ने कैलकुलेट करना है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रोस, बेस्ड ऑन प्रॉफिट फॉर द ईयर। अब वो बोल रहा है खुद ही के प्रॉफिट पे ही निकाल लेना, सीधा सीधा प्रॉफिट के। अच्छा भाई, अब अगर मैं बोलूं रोज का फॉर्मूला क्या होता है तो तुम बोलोगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। ऐसा ही होता है। अब अगर तुमसे बोलूं कि यार ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है तो तुम बोलोगे सर इस बार सवाल के अंदर क्योंकि जो प्रॉफिट है वही ऑपरेटिंग प्रॉफिट मान लिया जाएगा क्योंकि लोन इंटरेस्ट था नहीं। तो 100,000 का आपका क्या है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, राइट? तो आप यहाँ पे लिखो 100,000 डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। हाउ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड? अगर आपको मैं बोलूं कि यार आपको क्या ये पता है कि आपका कैपिटल कितना है? हाँ सर, हमें कैपिटल पता है कितना है, 250,000 का है। इफ आई आस्क यू कि यार तुम्हारा लोन कितने का है इस साल, तो तुम बोलोगे सर 80,000 का। तो 250,000 प्लस 80,000 अगर मैं इन दोनों को ऐड कर लूं तो क्या कैपिटल एम्प्लॉयड बन जाएगा? यस या नो? अगर इन दोनों को मैं ऐड कर लूं तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा मेरे पास? यस सर, बिल्कुल आ जाएगा सर। ऐड करना 3,30,000 बन जाएगा, 330,000 बन जाएगा। ऐड करके देख लो एक दफा, कैपिटल एम्प्लॉयड 330,000 बन जाएगा। दोनों को ऐड कर लो, 250,000 प्लस 80,000, ठीक है, 330,000। ठीक है जी। तो 3,30,000 का कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया। और इसको मैं क्या करूंगा? मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 से, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा ना।
कैलकुलेट मुझे करके बताओ कितना आंसर आ रहा है, 30.3%। नाउ द क्वेश्चन इज कि यार क्या मेरे पास ये जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है ये बढ़ा है या कम हुआ है। अगर ये रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बढ़ा है या कम हुआ है तो आप देखो तो इंक्रीज हुआ है। लास्ट ईयर कितना कमा रहे थे 20%, आप कितना कमा रहे हो 30%। अच्छा जी, अब आपको याद है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का ट्रेंड क्या होता था, द हायर द बेटर, जितना ज्यादा है उतनी अच्छी बात है। अब सवाल ये उठता है कि आपको अगर एग्जामिनर बोलता है कि यार मुझे ये कंपेयर करके बता दो कि यार ये अच्छा हुआ या बुरा हुआ है, तो आप उसको बोलोगे कि भाई ये जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है ये हम लोगों ने बात करी थी मार्जिन की, या हम बात करते हैं रोज। तो आप सबसे पहले तो ये बोलोगे कि ये जो है तकरीबन 10.3 के परसेंटेज के साथ इंक्रीज हो गया है। और जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो हमेशा ये ट्रेंड शो करता है जितना हाई होगा उतना बेटर होगा। फिर आप रीजनिंग दोगे कि ये हाई क्यों हुआ। देखो सबसे पहले याद रखिएगा ये हाई इस वजह से होगा ड्यू टू इंक्रीज इन सेल्स, ड्यू टू इंक्रीज इन प्रॉफिट, ड्यू टू डिक्रीज इन expenses, और ड्यू टू बेटर कंट्रोल ऑन एक्सपेंसेस, और ड्यू टू रीपेमेंट ऑफ लोन। जब लोन भी रीपे कर देते हो तो डिनोमिनेटर कम हो जाता है। ये सारी रीजनिंग है। अब वो आपको बोलेगा ना कि आपने ये कंपैरिजन करके बताना है कि बड़ा होगा तो क्यों बड़ा होगा, रीजंस बताओ क्यों बड़े होंगे, तो भाई ड्यू टू दिस 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 दिस। और अगर ये कम हो जाता तो इन्हीं को ऑपोजिट लिख देते, इंक्रीज को डिक्रीज और डिक्रीज को इंक्रीज कर देते, तो वो ऑपोजिट हो जाता। बात समझ आती है। तो ये मैं आपको रीजनिंग बता रहा हूं कि ये जो आप कमेंटिंग करोगे वो ये सारी कमेंटिंग है। सही है, अब आप इसको सेंटेंस में लिख लो इज दैट आर लगा के। बट द मेन पॉइंट जिनके आपको मार्क्स मिलेंगे वो मार्क्स एंड पॉइंट्स के है ना। हाँ, आपको इनके मार्क्स के पॉइंट्स मिलेंगे। तो क्या आपको ये वाली बातें सारी समझ आ रही है कि ये रोज ज्यादा क्यों आया होगा, क्योंकि प्रॉफिट्स बढ़ गए होंगे, सेल्स बढ़ गई होगी, एक्सपेंसेस कम हो गए होंगे, एक्सपेंसेस पे अच्छा कंट्रोल रखा गया होगा, या लायबिलिटीज पे ऑफ कर दी गई होंगी। तो लोन देखो आपने पहले 1,20,000 का था 2014 में लोन, और अभी लोन कितना हो गया था 80,000 का हो गया था, यानी कि डिक्रीज इन लायबिलिटी आया था। और डिक्रीज इन लॉन्ग टर्म लोन आता है तो कैपिटल एम्प्लॉयड ज्यादा आ रहा होता है। क्लियर इनफ। देखो बात समझ आ रही है सबको, कोई मसला, कोई टेंशन, डन है यहां तक सबको। देख लो भाई सब लोग, ये कमेंटिंग आप साथ साथ छापते रहेंगे अपने पास, ये कमेंटिंग होती है, कमेंट्री है ये, सही है, छापते रहेंगे ये पॉइंटर्स, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा जी आगे आ जाओ। आगे अगर आप आ जाओ तो अब आपको बोलता है कि यार मुझे ये निकाल के बता दो करंट रेशियो। अगर आप करंट रेशियो आपने निकालना है तो करंट रेशियो कैसे निकलता था, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। अच्छा मेरा बेटा मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताना, एक सेकंड रुकना। हाँ, ओके। अच्छा अब मुझे जरा एक बात बताना, मैं अगर तुम लोगों से ये बोलूं कि यार करंट एसेट्स का टोटल निकाल लो, तो करंट एसेट्स का टोटल कैसे निकालोगे। सर करंट एसेट्स इन्वेंट्री है, करंट एसेट्स आपके पास ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, करंट एसेट आपके पास बैंक है, ठीक है, और कोई करंट एसेट है अदर रिसीवेबल्स है। ठीक है, तो इन चारों को अगर तुम आपस में ऐड कर लो, अगर तुम इन चारों को आपस में ऐड कर लो तो कितना आंसर आ जाएगा। इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल्स, अदर रिसीवेबल्स और बैंक, इन सबको ऐड कर लो तो 111,500। ठीक है, तो मेरे पास करंट एसेट्स आ रहे हैं, बच्चे ने मेरे ख्याल से सही आंसर भी दे दिया है। तो 111,111,500 डिवाइड कर दो इसको करंट लायबिलिटीज से। नाउ करंट लायबिलिटीज हमारे पास कितनी है, करंट लायबिलिटीज हमारे पास ये रही, एक हमारे पास है ट्रेड पेबल्स और एक हमारे पास है अदर पेबल्स। तो ये कितना बन जाएगा 58,500 बन जाएगा, राइट। ठीक है, तो 58,500 से डिवाइड कर देंगे इसको, 58,500 से। कैलकुलेटर पे देखो आंसर कितना आ रहा है सब लोग, 1.9
9:1। नाउ माय क्वेश्चन इज कि क्या ये बेटर हुआ है रेशियो या बुरा हुआ है रेशियो? 2:1 नहीं, 1.9। राउंड ऑफ नहीं करना अब्दुल रहमान, राउंड ऑफ नहीं करना मेरा बच्चा। जब तक एग्जामिनर खुद नहीं बोलता राउंड ऑफ करने का, आपने नहीं करना होता है। सही है? तो आपने यहाँ पे लिखा हुआ है ना, दैट शुड बी कैलकुलेट टू 1 डेसिमल प्लेस। देखो लिखा हुआ है ना एग्जामिनर ने 1 डेसिमल प्लेस। राउंड ऑफ तब तक नहीं करोगे ना। सही है? समझे अब्दुल रहमान? बात समझे क्या गलती कर रहे हो तुम ये? ओके। अच्छा, अब मैं आप लोगों से ये बात कर रहा था कि आप लोग सब लोग मुझे बताएं कि ये रेशियो बेहतर हुआ है या बुरा हुआ है। हाँ, ये बिजनेस के लिए फेवरेबल कंडीशंस के अंदर गया है या एडवर्स कंडीशन की तरफ लेके गया है बिजनेस को? बताएं, अच्छा या बुरा? बेटर फॉर बिजनेस। बाकी लोग बताएं, बेटर फॉर बिजनेस। सही है। अब जितने लोग जवाब दे रहे हैं तो बाकी लोग क्यों नहीं जवाब दे रहे? बाकी लोगों को नहीं समझ आया है? गुड फॉर बिजनेस, बेटर, गुड। देखो, जितने लोग भी जवाब दे रहे हो ना, सब गलत दे रहे हो। सब लोग गलत दे रहे हो। देखो यार, मैंने जब आपको करंट रेशियो पढ़ाया था, तो करंट रेशियो पढ़ाते हुए मैंने आप लोगों से क्या बात करी? मैंने आप लोगों से बोला था कि यार इसका जो आइडल रेशियो है ना, वो 2:1, 1.5:1, तकरीबन ये आइडलाइज किए जाते हैं कि यार ये अच्छे रेशियोज हैं। इनसे ऊपर या नीचे दोनों ही बुराई है। अब अगर तुम देखो तो यहाँ पे 2.9:1 था, तो पहले इनका जो रेशियो था ना, वो अच्छा नहीं था। इसका मतलब क्या था कि इन्होंने अपने पास जो करंट एसेट के रिसोर्सेज हैं वो बहुत ज्यादा स्टक करके रखी हुई थी। यानी तकरीबन इनके पास $1 की लायबिलिटी पे करने के लिए $3 मौजूद थे, जो कि कोई अच्छी बात नहीं थी। इसका मतलब क्या हुआ था? इन्होंने अपने पास इन्वेंट्री बहुत ज्यादा रखी हुई होगी। ठीक है? करंट एसेट्स इनके पास बहुत ज्यादा इकट्ठे हुए हुए होंगे, कैश बहुत ज्यादा इन्होंने अपने पास रखा हुआ होगा। तो जब इन्होंने ये सारी चीजें अपने पास इतनी ज्यादा रखी हुई होंगी ना, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये बिजनेस अपनी रिसोर्सेस को सही तरीके से यूटिलाइज नहीं कर रहा था। ठीक है? अब अगर तुम सवाल में ऊपर जाके देखो, तो सवाल के अंदर ऊपर जाके देखो तो इस बिजनेस ने अपनी क्लोजिंग इन्वेंट्री लास्ट ईयर कितनी रखी हुई है? 2,60,000 रुपए की। ये कोई अकलमंदी का काम है? 2,60,000 रुपए की इन्वेंट्री रख के तुम बैठे हुए हो। सही है? हालांकि जिस बिजनेस के अंदर तुम्हारी 6 लाख की पूरे साल की सेल्स है, 6 लाख की पूरे साल की सेल्स है, उस बिजनेस के अंदर तुम्हारी 2.5 लाख रुपए की क्लोजिंग इन्वेंट्री क्यों पड़ी होनी चाहिए? नहीं पड़ी होनी चाहिए। यानी कि इसका मतलब उसने लास्ट ईयर क्लोजिंग इन्वेंट्री में बहुत ज्यादा पैसा स्टक करके रखा हुआ था। इसी तरीके से जो इसके ट्रेड रिसीवेबल्स थे, वो आप देखो 40,000 के थे। ठीक है? तो इसी तरीके से जो इसकी जो यूटिलाइजेशन थी ना करंट एसेट्स की, वो अच्छे तरीके से नहीं हो रही थी। अब अगर आप देखो तो अब आप उसको बोलोगे कि हाँ इसका रेशियो बुरा नहीं हुआ, इसका रेशियो बल्कि एक फेवरेबल कंडीशन के अंदर आ गया है कि इनके पास अभी तकरीबन $1 पे करने के लिए $1.9 मौजूद हैं, और ये एक फेवरेबल कंडीशन है। इसके अंदर ओवर जो क्या कहते हैं, एसेट्स को आपने अपने करंट एसेट्स को बहुत ज्यादा करके अपने पास नहीं रखा हुआ, राइट? ओवरबर्डन अपने एसेट्स को आपने नहीं करा हुआ, राइट? तो हमेशा याद रखिएगा कि जो आइडली रेशियो के आंसर्स होंगे वो ये आंसर्स होने चाहिए। ठीक हो गया? तो आपको ये बात समझ आई कि ये गलत क्यों है? क्योंकि उसने क्या किया हुआ था, अपने पास बहुत सारी कैश रिसोर्सेज रखी हुई थी। कैश रिसोर्सेज मतलब इन्वेंटरी रखी हुई है, ट्रेड रिसीवेबल्स रखे हुए हैं, बहुत सारे रखे हुए थे। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमेशा याद रखिएगा कि वर्किंग कैपिटल रेशियो जो है वो 2:1 परफेक्ट हो चुका है। मतलब इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। इसके ऊपर अगर कुछ कर रहे हो तो बुराई कर रहे हो अपने कारोबार के साथ। ठीक है? अच्छा, अब हम क्या करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं और अब हम कैलकुलेट करते हैं क्विक रेशियो। आपको पता है क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या होता था? क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता था करंट एसेट्स एक्सेप्ट इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। अब अगर तुम देखो तो करंट लायबिलिटीज तो हमारे पास उतनी रहेंगी जितनी पहले थी। वो कितने की थी? यहां लिख लेते हैं। करंट लायबिलिटीज हमारे पास उतनी रहेंगी जितनी पहले की थी, 58,500 की। करंट एसेट्स जो मेरे पास थे, इसके अंदर से मैं किसको हटा दूंगा? एक्सेप्ट। कौन सा हटा दूंगा? खाली का खाली मैं इन्वेंट्री को एक्सक्लूड कर दूंगा। तो इन्वेंट्री मेरे पास कितनी है इसके अंदर? 111,500 में 60,000 की है। तो मैं क्या करूंगा, इस 111,500 में से 60,000 माइनस कर दूंगा, तो मुझे पता लग जाएगा एक्सेप्ट इन्वेंट्री एसेट्स कितने के बन रहे हैं। तो कितने के बन रहे हैं? जरा कैलकुलेट करना। 51,500। ठीक हो गया? और इसको अगर मैं आंसर में निकालूं तो आंसर कितना आ जाएगा? 0.8:1। ठीक है? 0.8:1, या 0.8 नहीं, 1 डेसिमल बोला था तो राउंड ऑफ कर दोगे, 0.9 हो जाएगा ये। ठीक है? तो इसको राउंड ऑफ अगर आप कर दो तो 0.9 हो जाएगा। इसका मतलब क्विक रेशियो के मुताबिक आपके पास आपके बिजनेस के अंदर
$1 की लायबिलिटी पे करने के लिए आपके पास $0.8 मौजूद है, जो कि अभी आप इसको बेहतरी की तरफ लेके जाओगे, ठीक है। आपको अपने रेशियोज को और क्विक रेशियो को थोड़ा सा बेहतर करना पड़ेगा। क्लियर हो गई बात? और बेहतर कैसे करोगे? करंट लायबिलिटीज पे ऑफ कर दो, ठीक है। करंट लायबिलिटीज जो आपके पास हैं उनको आप जल्दी जल्दी पे ऑफ कर लो, और जो करंट एसेट्स हैं वो आपके पास कैश वगैरह या शॉर्ट टर्म लोन लेके, या अपने पास शॉर्ट टर्म लोन नहीं, लॉन्ग टर्म लोन लेके आप अपना इस रेशियो को बेहतर कर सकते हैं, अपनी कैश की पोजीशन। डन हो गई बात यहां तक? देख लो पहले, ठीक है। ये आंसर आ गया आपके पास, 0.88 आ रहा है ना, तो उसको राउंड ऑफ 0.9 करते हैं, ठीक हो गया। अच्छा भाई, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर एग्जाम हमसे क्या बोलता है? देखो, बोलता है यार कि एक्स प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड मार्च 2015। ये क्वेश्चन नंबर 59 करने जा रहे हैं हम, और ये 2015 का सवाल है। अच्छा, बोलता है सवाल के अंदर सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है? सबसे पहले उसने कैपिटल दे दिया, बैंक लोन दे दिया। आपको पता है कैपिटल प्लस बैंक लोन, अगर इन दोनों को मैं आपस में ऐड कर दूं तो मेरे पास क्या बन जाता है? कैपिटल एम्प्लॉयड बन जाता है, और इन दोनों को ऐड कर लो तो कितना बन जाएगा? 50,000 का बन जाएगा। अब थोड़ा सा तेज करेंगे, क्योंकि अब हम बातें समझ चुके हैं कि यार गेम क्या होती है, कैसे कैलकुलेट करना होता है। डन। अच्छा, उसके बाद पर आप आगे देखो तो इन्वेंट्री 1 अप्रैल, ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री दी हुई है 35,000 की, कॉस्ट ऑफ सेल्स दी हुई है 125,000 की, और ट्रेड रिसीवेबल्स दिए मैं 25,000 के, ट्रेड पेबल्स दिए मैं 70,000 के, और बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है 30,000 का। और सवाल में मार्कअप गिवन है 20% का, और नेट प्रॉफिट मार्जिन गिवन है 5% का, ठीक है। मार्कअप गिवन है और नेट प्रॉफिट मार्जिन गिवन है, नॉट ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, राइट। अच्छा, अब एग्जामिनर आपको क्या बोलता है? एग्जामिनर बोलता है कि यार मुझे कैलकुलेट करके दे दो द फॉलोइंग वैल्यू। सबसे पहले बोलता है कैलकुलेट करके दिखाओ रेवेन्यू। रेवेन्यू कैसे निकाल सकते हो? तो अब रेवेन्यू निकालने के लिए तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए कि यार अगर मुझे ग्रॉस प्रॉफिट पता लग जाए तो मैं रेवेन्यू निकाल पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स सवाल में मौजूद है। आपको पता है कॉस्ट ऑफ सेल्स 125 है और मार्कअप कितना है? 20%। यानी कि कॉस्ट ऑफ सेल्स का 20% क्या हो जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। तो अगर मैं तुमसे बोलूं कि इसका 20% निकाल लो, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना बनेगा? जरा निकालना सब लोग। अब मुझे आंसर बताओ कि 125 का 20% ग्रॉस प्रॉफिट होगा ना, मार्कअप इज अप्लाइड ऑन कॉस्ट ऑफ सेल्स, तो कितना आ रहा है? 25,000। इसका मतलब अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि 25,000 इज ग्रॉस प्रॉफिट, नाउ कैलकुलेट सेल्स, तो सेल्स कैसे कैलकुलेट होगी? सेल्स कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता था? सेल्स में से आप कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस करते थे, तो आपके पास क्या आ जाता था? ग्रॉस प्रॉफिट, राइट। तो आज अगर मैं ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर कॉस्ट ऑफ सेल्स को ऐड कर दूं तो क्या मैं सेल्स कैलकुलेट कर जाऊंगा? सोचो, ये मेरे पास कितना है? 125,000। ये मेरे पास कितना आ गया? 25,000। तो मेरी सेल्स कितनी होनी चाहिए बताओ? सब लोग कैलकुलेट करें और बताएं मुझे, सेल्स कितनी होनी चाहिए? 150,000। वेरी गुड, क्लियर, सिंपल सी बात थी। तो ये आप बता दो भाई, सेल्स आर 150,000। नाउ इफ आई आस्क यू कि यार, अब वो अगली चीज एग्जामिनर पूछता है कि भाई परचेजेस बता दो, परचेजेस कितनी है? अब परचेजेस निकालना ना कोई मुश्किल काम। देखो, क्या आपको ये बात पता है कि आपकी जो ओपनिंग इन्वेंट्री होती है उसके अंदर आप परचेजेस को ऐड करते हो, और उसमें से आप लेस कर देते हो क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो आपके पास आ जाता है कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि आपके पास सवाल के अंदर कॉस्ट ऑफ सेल्स इज ऑलरेडी गिवन, दैट इज 125,000। सवाल के अंदर क्लोजिंग इन्वेंट्री इज ऑलरेडी गिवन, दैट इज 35,000। देखो, देखते जाओ, -35,000। सवाल के अंदर परचेजेस आर नॉट गिवन, लेट्स कंसिडर इट एक्स, एंड सवाल के अंदर ओपनिंग इन्वेंट्री इज गिवन, दैट इज 15,000। ऐसा ही है। तो क्या तुम लोग ये एक्स कैलकुलेट कर सकते हो? यस या नो? बताओ मुझे, क्या ये एक्स कैलकुलेट हो सकता है? शाबाश, सब लोग बताएंगे जल्दी जल्दी से, क्या एक्स कैलकुलेट कर सकते हो? कितना आ रहा है फिर बताओ? देखो, कैलकुलेट कर लो। 125,000 प्लस 35,000 माइनस 15,000, आंसर आ जाएगा, है ना? ऐसे ही है ना? इतने स्लो स्लो आंसर्स दे रहे हो, थक गए क्या तुम लोग अभी से? 145,000। यार इतनी बड़ी वैल्यू आनी चाहिए। आनी नहीं चाहिए इतनी बड़ी वैल्यू। 145 ही आ रही है। खैर, सवाल कैलकुलेटेड तो बनाता नहीं है वो उसके अंदर। 125 प्लस 35 माइनस 15, यस 145 ही आ रहा है, लिख दो 145।
मतलब मैंने ऐसा क्यों सोचा कि ऐसा आंसर क्यों नहीं आना चाहिए, क्योंकि सेल्स 1.5 लाख की है तो 1,45,000 की आपकी परचेजेस है, फायदा। अच्छा जी, आगे वो बोलता है एक्सपेंस फॉर द ईयर। अच्छा, अब आप लोगों ने एक्सपेंसेस निकाल, क्या आपको ये पता है कि आपका जो सवाल के अंदर नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो 5% है, यानी कि मैं पहले अगर नेट प्रॉफिट निकाल लूं तो नेट प्रॉफिट कैसे निकलेगा, वर्किंग करते हैं यहाँ पे, ठीक है। नेट प्रॉफिट कैसे निकलेगा, वर्किंग करने के लिए मैं अगर आपसे बोलूं कि मेरी सेल्स जो है वो हम लोगों ने कैलकुलेट करी थी 150,000 की, ठीक है। और 150,000 के अंदर अगर मैं 5% लगा दूं तो मेरे पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा। मुझे बताओ मेरा नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है, जरा कैलकुलेट करना, 150,000 का 5% कितना होता है? 7,500। यानी कि मुझे पता लग गया कि मेरा नेट प्रॉफिट है 7,500, और आपको पता है कि इसमें से मैंने एक्सपेंसेस माइनस करने होते हैं, और ऊपर मेरे पास क्या आया हुआ होता है, ग्रॉस प्रॉफिट आया हुआ होता है। तो आपको पता है ग्रॉस प्रॉफिट वॉज 25,000, नेट प्रॉफिट इज आपके पास 7,500, तो एक्सपेंस कितने होने चाहिए, कैलकुलेट कर सकते हो आप? जल्दी से बताओ कितना एक्सपेंसेस होने चाहिए। 17,500 के, वेरी गुड। तो ये 17,500 के एक्सपेंसेस आ गए, ठीक है। तो ये नॉर्मल रखना है, इसको इसको इसमें टेंशन लेके काम नहीं करना कि पता नहीं क्या हो जाएगा, कितना मुश्किल काम हो जाएगा, कुछ भी नहीं होता, बड़ी बेसिक सी चीजें होती है, ठीक है। अच्छा भाई, आगे बढ़ते हैं, अगली चीज सुनो। अब वो आपसे क्या बोलता है, बोलता है कैलकुलेट द फॉलोइंग रेशियो टू डेसिमल प्लेसेस, दो पे। द प्रीवियस ईयर रेशियोज आर शोन इन द लास्ट कॉलम, लास्ट ईयर के रेशियोज गिवन है 14 के, आपने 15 के कैलकुलेट करना है। पहले आपने कैलकुलेट करना है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कैसे निकलेगा, आपको पता है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन का फॉर्मूला ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना था, 25,000 था। सेल्स हम लोगों ने अभी कितनी देखी थी सवाल के अंदर, हम लोगों ने ऊपर कैलकुलेट करनी थी, दैट इज 150,000 इन 200। बेटा आंसर निकालो, कितना आंसर आ रहा है, 16.67। ये अच्छा हुआ या बुरा हुआ है सर, पिछले साल 25 था, इस साल 16 हो गया, बुरा हो गया, कम हो गया। क्यों कम हुआ होगा, रीजनिंग क्या है सर, सेलिंग प्राइस या तो कम हो गई होगी या कॉस्ट प्राइस बढ़ गई होगी, सिंपल जवाब, ठीक है। जो लास्ट वाले सवाल के अंदर हम लोगों ने पॉजिटिविटी देखी थी, उसी को ऑपोजिट कर दोगे तो नेगेटिविटी बन जाएगी। यानी कि पिछले सवाल में सेलिंग प्राइस बढ़ गई थी और कॉस्ट प्राइस कम हो गई थी, तो मार्जिन मार्कअप बढ़ गए थे। इस बार क्या हुआ है, मार्कअप मार्जिन गिर गए, तो वो क्यों गिरे होंगे, क्योंकि सेलिंग प्राइस गिर गई होगी और कॉस्ट प्राइस बढ़ गई होगी। अच्छा, वो आपको बोलता है अगली चीज मुझे कैलकुलेट करके दे दो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रोज कैलकुलेट करना है। अब रोज आप कैसे कैलकुलेट करोगे, रोज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। अब सवाल के अंदर ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमारे पास वही, नेट प्रॉफिट जो है वही है, तो हमारा नेट प्रॉफिट अभी हम लोगों ने ऊपर कैलकुलेट कर लिया था, वो कितना आ रहा था, 7,500, याद है ना, ये 7,500 का निकाल लिया था। तो 7,500 को डिवाइड कर दें कैपिटल एम्प्लॉयड से। अब ये कैपिटल एम्प्लॉयड हमें कहां से मिलेगा, सवाल में ऊपर जाके देखें, क्या सवाल के अंदर कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ था 50,000 का, याद है जब शुरू में सवाल पढ़े तो हमने बात करी थी कि 50,000 का कैपिटल एम्प्लॉयड है, राइट। तो ये हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करते हैं 50,000 से इनटू 100। कितना आंसर आ रहा है, 15% आ रहा है। ये अच्छा हुआ या बुरा हुआ है सर, अच्छा हुआ है, 12 से 15% पहुंच गए, तो अच्छा हुआ है। रोज तो कैसे अच्छा हुआ होगा, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गई होगी, सेल्स की वैल्यू बढ़ी होगी, एक्सपेंसेस पे बेटर कंट्रोल हुआ होगा, या लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज को पे ऑफ कर दिया होगा, वही रीजनिंग। अच्छा जी, अब आपको बोलता है रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर। अब रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर निकालना है। हम रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर दो टाइप के पढ़ चुके हैं, एक रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर इन टाइम्स और एक रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर इन डेज। याद रखिएगा, अगर एग्जामिनर साइलेंट है आगे उसने टाइम्स या डेज नहीं लिखा तो हमेशा आंसर टाइम्स में निकाला जाता है, ठीक है। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि यार टाइम्स जो फॉर्मूला होता था उसका फॉर्मूला क्या होता था, तो आप बोलोगे सर कॉस्ट ऑफ सेल्स डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंटरी। नाउ कॉस्ट ऑफ सेल्स आर ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, दैट इज 125,000। इसको डिवाइड कर दोगे एवरेज इन्वेंट्री से। अब एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकलेगी, एवरेज इन्वेंट्री निकालना कोई मुश्किल काम है ही नहीं, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2, आंसर आ जाएगा एवरेज, एवरेज निकल जाएगा। तो एवरेज निकालो जरा, इन्वेंट्री का कितना बन रहा है, 15,000 प्लस 35,000 डिवाइड बाय 2, नहीं एवरेज इन्वेंट्री बताओ बेटा खाली पहले, एवरेज इन्वेंट्री कितनी आ रही है, 25,000, ठीक हो गया। तो अब यहां पे अगर हम 1,25,000 को, कहा गया सॉरी, 1,25,000 को 50,000 से डिवाइड कर दे तो आंसर कितना आएगा सर, आंसर निकालें। 5 आ रहा है, 5 टाइम्स। अच्छा, ये अच्छा हुआ या बुरा हुआ है, अच्छी बात हुई है। 5 टाइम्स का मतलब क्या है कि तुमने इन्वेंट्री खरीदी और उसको बेच दी एक बार पूरे साल में, फिर खरीदी फिर बेच दी उसी साल में, फिर खरीदी फिर बेच दी उसी साल में, फिर खरीदी फिर बेच दी उसी साल के अंदर, और इस तरीके से तुमने ऐसा काम 5 बार किया है। और जब तुमने ये 5 बार ऐसा काम किया तो इसका मतलब ये अच्छी बात है, क्योंकि टाइम्स में द हायर द बेटर था इन्वेंट्री का। और अगर
डेज की बात करो तो जितने कम डेज में बेचोगे उतनी अच्छी बात है। उसके बाद आप लोगों ने क्या निकालना है, क्विक रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो निकालना है। अब ये एसिड टेस्ट रेशियो कैसे निकालोगे, सारे करंट एसेट्स ले लोगे सिवाय इन्वेंट्री के। तो भाई अब आप लेना शुरू करें तो करंट एसेट्स आपके पास कौन कौन से हैं, हमारे पास एक ट्रेड रिसीवेबल्स है, एक हमारे पास, बस सिर्फ ट्रेड रिसीवेबल्स ही लेंगे फिर तो, और तो कुछ नहीं है ना, बैंक भी ओवरड्राफ्ट है। ठीक है, तो ट्रेड रिसीवेबल 25,000 के बन गए। ठीक है, और इसको हम डिवाइड कर लेते हैं करंट लायबिलिटीज से। अब करंट लायबिलिटीज हमारे पास सवाल के अंदर दो हैं। ठीक है, एक करंट लायबिलिटी आपके पास है, ये रही ट्रेड पेबल 70,000 का, और एक ये रहा बैंक ओवरड्राफ्ट 30,000 का, यही है ना, और तो कुछ भी नहीं है। तो इन दोनों को प्लस कर लो तो ये बन गया लाख। ठीक है, आंसर निकालो, आंसर कितना आ रहा है, 0.25 टाइम्स। ठीक है, और बुरा हो गया, पहले 0.91 था और अब और ज्यादा बुरा हो चुका है। तो इनको बेहतर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने कैश की पोजीशंस को बेहतर करना पड़ेगा। कैश की पोजीशन कैसे बेहतर कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म लोन वगैरह लेके ही हो सकती है। ठीक है, शॉर्ट टर्म लोन लेने से क्विक रेशियो पे कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म लोन लोगे तो नीचे करंट लायबिलिटी भी बढ़ जाएगी, तो आंसर पे कोई फर्क नहीं आने वाला। ठीक है, तो हमेशा लॉन्ग टर्म लोन लोगे तो फिर आपके पास ये बेहतर हो सकता है, इसका यही तरीका। ठीक हो गई बात, यहां तक देख लो बेटा, ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर है, ये सारी बातें इसके अंदर। ठीक है, अच्छा ये जो ये कमेंटिंग हमसे पूछ रहा होता है, ये मैं साथ साथ कर रहा होता हूँ, ये जितनी भी मैं आपको बातें बोल रहा हूँ, ये इंक्रीज हुआ होगा तो ये हुआ होगा, डिक्रीज हुआ होगा तो ये हुआ होगा, तो ये। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं आपको बहुत सारे और क्वेश्चंस दूंगा सॉल्व किए हुए रेशियोज के। ठीक है, वो आप लोगों ने क्या करने होंगे, घर पे बैठने और उनको देखने और साथ साथ बैठ के आपने सॉल्व करने होंगे उन तमाम क्वेश्चंस को, एंड देन आपका मजीद और एक्स्ट्रा पास पेपर्स खत्म हो जाएंगे। सही है, जितने भी मैं आपको क्वेश्चन दूंगा तकरीबन सारे वो पास पेपर्स के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, नए पुराने सब मिला के होते हैं उसके अंदर। तो ये है कि वो तुम लोगों ने अब देखने होंगे, मैं तुम लोगों को भी क्लास के फौरन बाद इंशाल्लाह ताला भेज दूंगा। और फिर इंशाल्लाह ताला हम मिलते हैं यार। एक काम और है तुम लोगों से, मुझे एक बात बताओ, मुझे थोड़ी सी टाइमिंग्स चेंज करनी है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि जो फ्राइडे वाला मसला आ रहा है ना, फ्राइडे को एक टेंशन है, फ्राइडे को ना अक्सर मेरा कोई ना कोई इशू आ रहा है कुछ दिनों का, तो क्या हम ये फ्राइडे का डे चेंज कर सकते हैं, बाकी और किसी डे में कोई मसला नहीं है, फ्राइडे वाला दिन बताओ। संडे कर सकते हैं, संडे को किसी को कोई मसला है, संडे को मैं क्लास रख सकता हूँ। अच्छा, तो एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, हमारी जो क्लास होती है ना सैटरडे को, एक क्लास हम संडे को भी कर लेते हैं। ठीक है, और इनकी जो टाइमिंग्स है ना वो आप कर लो 2:30 से 3:30, दोनों डेज की, सैटरडे एंड संडे। ठीक है, बाकी हमारी जो क्लास हो रही होती है वो कौन से दिन हो रही होती है, एक हो रही होती है हमारी फ्राइडे को, वो फ्राइडे को हमारी वही 8:30 से 9:30, 8:30 से वो 9:30। नहीं, सॉरी 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 सॉरी, फ्राइडे वाली तो हटानी थी, हद हो गई यार, वेंसडे। तो हम लोगों ने कुछ चेंज नहीं करा है खास, हाँ सही है, हम लोगों ने कुछ खास चेंज नहीं करा है, बस फ्राइडे वाले डे को संडे पे स्विच कर दिया है।